गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। ठीक है, हेडिंग डालिए ट्रांसफार्मर। हम फिर से पढ़ेंगे। कल की क्लास तो हमारी पूरी डिस्टर्ब हो गई थी और आज एक नई टेक्निक से पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए ट्रांसफार्मर। देखो ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल मशीन है और दिस कैन चेंज लेवल ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ये वोल्टेज और करंट दोनों के लेवल को चेंज कर सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है? विथ कांस्टेंट पावर एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। पावर कांस्टेंट रहेगी, वोल्टेज को ये बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, करंट को ये बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि चाहे प्राइमरी वाइंडिंग हो चाहे सेकेंडरी वाइंडिंग हो, पावर कांस्टेंट रहेगी। और प्राइमरी वाइंडिंग हो या सेकेंडरी वाइंडिंग हो, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट। तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि वोल्टेज और करंट दोनों के लेवल को चेंज कर सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है कि पावर कांस्टेंट रहेगी और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, इनमें चेंजेस नहीं आएगा। और ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर भी वर्क कर सकता है, करता है। ये ट्रांसफार्मर है, ये ओनली वन इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसकी इफिशियंसी नियरली अबाउट 100% के अप्रॉक्स है। 99%, 99.99% भी इसकी इफिशियंसी हो सकती है। ये ओनली वन डिवाइस है, ओनली वन इलेक्ट्रिकल मशीन है जिसकी इतनी इफिशियंसी हो। फिर उसके बाद लिखा है मैंने कि ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट पावर डिवाइस है, ट्रांसफार्मर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। ठीक है, ट्रांसफार्मर इज सिंगल एक्साइटेड मशीन। मैंने क्या लिखा है कि ट्रांसफार्मर सिंगल एक्साइटेड मशीन है। सिंगल एक्साइटेड मशीन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सप्लाई हम केवल एक ही साइड देते हैं, प्राइमरी साइड। सेकेंडरी साइड में हम सप्लाई नहीं देते, इसलिए ट्रांसफार्मर सिंगल एक्साइटेड मशीन है। अब देखो ये जो ट्रांसफार्मर की मैंने जो डेफिनेशन लिखाई है आपको, स्टैटिक डिवाइस। इस स्टैटिक डिवाइस के क्या एडवांटेज है? एक तो कोई फ्रिक्शन और विंडेज लॉस इसमें नहीं होगा क्योंकि कोई मूविंग पार्ट नहीं है। कोई मूविंग पार्ट नहीं है, सारे पार्ट स्टेशनरी है, इसलिए इसमें कोई भी फ्रिक्शन और विंडेज लॉस नहीं होने वाला। दूसरा एडवांटेज क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा। जब इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, मूविंग पार्ट नहीं है, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन इजी रहेगा। ठीक है, तो ये दो एडवांटेज हो गए इस स्टैटिक डिवाइस के नेचर के कारण। दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखी है मैंने यहाँ पे? केन चेंज लेवल। दूसरी प्रॉपर्टी है केन चेंज लेवल। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कैन चेंज लेवल ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट दोनों के लेवल को ये चेंज कर सकता है। बच्चों अगर ऐसा मुंह करके बैठ सकते हो, अगर तुम्हें इसमें देखना है, अगर मोबाइल में देख रही हो तो फिर तो कोई बात नहीं। आप लोग ऐसे मुंह करके देखो तो आपकी थोड़ी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसे में तो आपकी गर्दन, है ना, थोड़ा ऐसा मुंह कर लो और अच्छे से बैठ जाओ। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी, इस ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन में से मैंने एक पॉइंट उठाया, केन चेंज लेवल। तो किसका किसका लेवल चेंज कर सकता है? वोल्टेज और करंट दोनों के लेवल को चेंज कर सकता है, लेकिन विथ कांस्टेंट पावर एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। फिर मैंने इसी डेफिनेशन में से कुछ पॉइंट उठाता हूं। ठीक है, एक पॉइंट मुझे मुझे मिला कि ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। तो यहाँ मैंने आगे एक्सप्लेन किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। देखो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इंडक्शन इज अ प्रोसेस in which a conductor is put in a particular position and magnetic field keeps varying, or magnetic field is stationary and a conductor is moving. This process a voltage or EMF across the electric। कुल मिलाकर मैंने यहाँ ये लिखा हुआ है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रोसेस में क्या करता हूं मैं? कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार से रखता हूँ, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार से रखता हूँ कि या तो मेरा कंडक्टर मूविंग पोजिशन में हो या तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड मूविंग पोजिशन में हो। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को इस प्रकार से प्लेस करता हूँ कि या तो मेरा कंडक्टर मोशन करे या तो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स मोशन करे। तो दोनों में से कोई भी मोशन करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा। यही माइकल फैराडे ने बताया था हमें। तो ये वो मतलब हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये एन पोल और एस पोल, ये परमानेंट मैग्नेट है, सपोज करते हैं ये परमानेंट मैग्नेट है, और इस परमानेंट मैग्नेट से जो फ्लक्स निकल रहा है वो भी कैसा निकल रहा है? कांस्टेंट। क्योंकि परमानेंट मैग्नेट से जो फ्लक्स निकलेगा वो कैसा निकलेगा? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का निकलेगा, यूनिफॉर्म निकलेगा। तो जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है
ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब हमें कंडक्टर को मोशन करवाना पड़ेगा। तो मैंने ये देखो, ये प्राइम मूवर दिख रहा है आपको, ये प्राइम मूवर, इस प्राइम मूवर के ऊपर या तो मैं वाटर वाटर को फोर्स से अप्लाई करूं या तो स्टीम को फोर्स से अप्लाई करूं। या तो किसी और मीडियम से इसको घुमाओ तो कंडक्टर मोशन करेगा। ये कंडक्टर जो है इस मैग्नेटिक फील्ड में वो मोशन करेगा और इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। और दूसरा केस देखो क्या हो रहा है। दूसरा केस है कि वाइंडिंग है जो कि कांस्टेंट है, लेकिन जो सप्लाई है मेरी वो किस नेचर की है, जो मैं वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ ये साइनसोइडल नेचर का है, टाइम के साथ में चेंज हो रहा है। तो इसके कारण जो करंट फ्लो होगा ये भी साइनसोइडल नेचर का रहेगा, वो भी टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी हो रहा है। और मैंने आपको एक बात हमेशा बताई है कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट का फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ये भी किस नेचर का रहेगा, ये भी साइनसोइडल नेचर का रहेगा। मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था कि जैसे हमारे पापा है वैसे हमें, जैसा वोल्टेज है वैसा करंट है, जैसा करंट है वैसा फ्लक्स है। तो ये जो फ्लक्स है ये भी साइनसोइडल नेचर का है। तो यहाँ कंडक्टर स्टेशनरी है लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स को मोशन कर रहा है, तो यहाँ भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि कंडक्टर को मैग्नेटिक मटेरियल में इस प्रकार से प्लेस करेंगे कि या तो कंडक्टर मोशन करे या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड मोशन करे। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस डेफिनेशन में से कुछ पॉइंट निकाल के मैंने आपको बताया। अब इस डेफिनेशन में और देखते हैं कुछ और ऐसे पॉइंट है जो अभी तक हमने कवर नहीं किए। इस डेफिनेशन में एक और पॉइंट है कि म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर भी वर्क करता है। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, देखो देखो आप, ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। यहाँ पर देखो दो कॉइल दिख रही है आपको, ये कॉइल ए और कॉइल बी, ये दो कॉइल है। कॉइल ए में सप्लाई दे रहा हूं मैं, कॉइल ए में मैं सप्लाई दे रहा हूँ। तो जैसे ही कॉइल ए में मैं सप्लाई दे रहा हूँ वैसे ही क्या हो रहा है, इस कॉइल के चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। देखो दिख रहा है आपको, ये इनविजिबल लाइंस दिख रही है आपको, ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स किस नेचर का है, वेरिएबल नेचर का है, क्योंकि सप्लाई वेरिएबल नेचर की, सप्लाई वेरिएबल नेचर की है तो करंट वेरिएबल नेचर का है। जब करंट वेरिएबल नेचर का है तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है ये भी वेरिएबल नेचर का है। तो जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल नेचर का है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस बी कॉइल से भी लिंक हो रहा है। देखो इस बी कॉइल से भी लिंक हो रहा है। तो इस बी कॉइल में भी मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। इस बी कॉइल में भी मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। इसलिए इस बी कॉइल में भी क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ का तो कॉन्सेप्ट ही यही है कि जब फ्लक्स में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यही म्यूचुअल इंडक्शन है कि सप्लाई किसी और कॉइल में दे रहे हैं और उसका इफेक्ट किसी दूसरी कॉइल में हो रहा है। यही म्यूचुअल इंडक्शन है। और हमारे ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा है, देखो हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें दो वाइंडिंग लगी हुई है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जब मैं प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दे रहा हूँ, देखो ये प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दी मैंने, तो जैसी सप्लाई दी वैसी करंट फ्लो होने लगा। जैसी करंट फ्लो होने लगा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ इस कंडक्टर के चारों ओर, इस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। तो जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ तो मैंने आपको बताया था कि इसके पास दो ऑप्शन है, या तो इस एयर गैप में चला जाएगा या तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोर में चला जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स कोर में जाएगा, कोर से होता हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होगा। और ये फ्लक्स का नेचर कैसा है, साइनसोइडल। तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग में भी ईएमएफ इंड्यूस करेगा, लेकिन सप्लाई तो मैंने प्राइमरी वाइंडिंग में दी, लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ हो रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग में हो रहा है। तो यही प्रिंसिपल, यही है म्यूचुअल इंडक्शन, यही प्रोसेस है म्यूचुअल इंडक्शन। तो हमने इस डेफिनेशन में जितने पैरामीटर्स आए हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन भी हो गया। अब कुछ एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन को मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा। हाँ लेकिन देखो क्या करता है, इट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, इट इज पॉसिबल टू चेंज लेवल ऑफ वोल्टेज विदाउट चेंज इन पावर एंड फ्रिक्वेंसी। ये पहली एप्लीकेशन हो गई। दूसरा है कि समटाइम्स इट इज आल्सो यूज्ड टू आइसोलेट डीसी कंपोनेंट। क्या होता है कि एक ट्रांसफार्मर होता है, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज और सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज इक्वल होता है, जो 1:1 ट्रांसफर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं। 1:1 रेशियो होता है, जितनी वाइंडिंग प्राइमरी साइड में रहती है उतनी सेकेंडरी साइड में भी रहती है। और ये एसी सर्किट को डीसी सर्किट से आइसोलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो ये एक एप्लीकेशन है, और डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इतना सफिशियंट है। मैक्सिमम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करने के लिए। अब इसके बारे में भी बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं आपको, बस इतना सा बता देता हूँ कि जैसे लोड का इम्पिडेंस 20 ओम, लोड का नहीं, जैसे कि एक वोल्टेज सोर्स है, ये देखो ये वोल्टेज सोर्स है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस
जैसे हमने थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा था, एक टोटल वोल्टेज जो था वो थेवेनिन्स वोल्टेज और थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, अगर लोड का रेजिस्टेंस भी, अगर लोड का रेजिस्टेंस भी इस आरटीएच के इक्वल हो गया तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगी। अगर इस लोड का रेजिस्टेंस भी इस आरटीएच के इक्वल हो गया तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगी, ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो वहां पे हम, उस कंडीशन में हम इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर का यूज, फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी, ट्रांसफार्मर आल्सो यूजेस अ सीटी एंड पीटी। सीटी मींस करंट ट्रांसफार्मर, पीटी मींस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। जो करंट ट्रांसफार्मर होते हैं ये ट्रांसमिशन लाइन करंट मेजरमेंट करता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज मेजर। तो ये हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्शन और उसकी अच्छा एप्लीकेशन बचा है। एप्लीकेशन इसका स्क्रीनशॉट लो। और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, आप इजीली सर्च कर सकते हो गूगल पर क्या क्या एप्लीकेशन। चलो अब हेडिंग डालते हैं बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर का जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये ट्रांसफार्मर की कोर है और ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, और इसके नीचे लिखिए आइडल ट्रांसफार्मर। आइडल ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो भी आइडल होगी और आइडल ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग भी आइडल होगी। दोनों में किसी भी प्रकार के कोई लॉसेस नहीं होंगे। इनके बारे में हम डिटेलिंग में जान लेंगे, क्योंकि जो अपना मेरा पढ़ाने का जो टेक्निक है, जो भी प्रॉब्लम बीच में आती है मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। तो हम जैसे से पढ़ रहे हैं, आइडल में तो कोई लॉस है ही नहीं, इसलिए हम लॉस की कोई बात करेंगे नहीं। आइडल वाइंडिंग में भी कोई लॉस नहीं हो रही है यहाँ, इसलिए यहाँ भी लॉस की कोई बात नहीं करेंगे। जैसे ही हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वहाँ लॉस आ जाएंगे, तो वहाँ लॉस की बात कर लेंगे, है ना। बिल्कुल। हेडिंग डालिए वर्किंग ऑफ आइडल ट्रांसफार्मर एट नो लोड। हम वर्किंग पढ़ेंगे आइडल ट्रांसफार्मर की नो लोड पर। तो ट्रांसफार्मर को अभी कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, तो जब लोड कनेक्टेड नहीं है तो ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, और कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, ओपन सर्किट है सेकेंडरी साइड में, और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पे सप्लाई दे रहा हूँ मैं। ठीक है। एक बात और, कि ये जो लिखा है ना आपने, यहाँ पर एक काम करो, यहाँ लिख लो बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर में, यहाँ पर लिख लेना प्राइमरी वाइंडिंग, वही जो कल लिखवाया था मैंने, कि ट्रांसफार्मर की जिस वाइंडिंग को सप्लाई दी जाती है वो प्राइमरी वाइंडिंग है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफार्मर की जिस वाइंडिंग से लोड कनेक्टेड होता है या आउटपुट लेते हैं वो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग, तो ये लिख लेना है। ठीक। अब इसकी वर्किंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो ट्रांसफार्मर का जो मेन एम है वो क्या है। ट्रांसफार्मर का उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर का जो एम है या पर्पस है वो क्या है? चेंज लेवल ऑफ वोल्टेज एंड करंट, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही मेन फंक्शन है उसका। या वोल्टेज, उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे नाम दे दिए गए ट्रांसफार्मर को, वो आगे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मेन एम तो यही है कि वोल्टेज और करंट में चेंज चाहिए मुझे। तो वोल्टेज कैसे आएगा, और वोल्टेज कहाँ चाहिए मुझे? लोड में। वोल्टेज कहाँ चाहिए? लोड में। और लोड को वोल्टेज कब मिलेगा? जब सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज आएगा। लोड को वोल्टेज कब मिलेगा? जब सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज आएगा। तो इसका मतलब मुझे वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ईएमएफ की बात करेंगे। भाई चाहिए तो वोल्टेज, तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ईएमएफ प्रोड्यूस कैसे होता है। जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तभी तो सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ आ पाएगा। तो मुझे चाहिए वोल्टेज और करंट, तो वोल्टेज तो तब आएगा जब ईएमएफ आएगा, क्योंकि जब तक कि मैं किसी सर्किट को वोल्टेज अप्लाई नहीं करूंगा तब तक करंट तो आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे वोल्टेज चाहिए, जैसे ही वोल्टेज आएगा वैसे ही करंट भी आ जाएगा। करंट के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, वोल्टेज डालो करंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है। तो पहले तो मुझे ईएम वोल्टेज को ईएमएफ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वोल्टेज क्या है? एक प्रकार का फोर्स है जो करंट को फ्लो करवाने के लिए नेसेसरी, बिना उसके करंट फ्लो नहीं होगा, करंट आएगा ही नहीं। ठीक है। तो ऑप्टेन इंड्यूस्ड ईएमएफ एसेंशियल रिक्वायरमेंट, ईएमएफ को लाने के लिए क्या चाहिए? एक तो वाइंडिंग कंडक्टर चाहिए, जैसे वाइंडिंग नंबर 1 पॉइंट पे लिखा है वाइंडिंग, नंबर 1 पॉइंट पे वाइंडिंग, वाइंडिंग चाहिए। बिना कंडक्टर के कैसे ईएमएफ आएगा? कुछ तो चाहिए। फिर उसको मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए मुझे, है ना। ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए क्या बताया था माइकल फेराडे ने, कि ई प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। जब फ्लक्स में टाइम के रेस्पेक्ट में किसी कंडक्टर में चेंज हो तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो मुझे एक तो कंडक्टर चाहिए मतलब वाइंडिंग चाहिए, दूसरा मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, तीसरा पॉइंट चाहिए कि दोनों में मोशन होना चाहिए, किसी एक में मोशन होना चाहिए, तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए कुल मिलाकर। तो थर्ड पॉइंट चाहिए मुझे रिलेटिव स्पीड बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर में इस रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो ये तीन रिक्वायरमेंट है ईएमएफ को ऑब्टेन करने के लिए। तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ईएमएफ है, वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। पहला ईएमएफ है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? इट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रोटेटिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन स्टडी मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि स्टडी मैग्नेटिक फील्ड मीन्स कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में यदि मैं कंडक्टर में मोशन करवाता हूँ, यदि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर में मोशन होता है, तब जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उस कंडीशन में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसी को बोलते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है, ये होती है बी एल वी साइन थीटा। इसकी जो वैल्यू होती है, ये बी एल वी साइन थीटा होती है। बी हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, और वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ, जितनी स्पीड से आप रोटेट करा रहे हैं, जितनी स्पीड से, ये उसकी वेलोसिटी है। और थीटा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच का एंगल। थीटा क्या है? जैसे ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड है और ये कंडक्टर, कंडक्टर ये इस लोकेशन पर है कंडक्टर, तो ये कंडक्टर की डायरेक्शन हो गई और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। इनके बीच में जो एंगल बना यही थीटा है। ठीक है। तो कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है, उसी को वही थीटा है। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है? बीएलवी साइन थीटा। ठीक है। और जो थीटा बढ़ने के साथ साथ साइन थीटा भी बढ़ता है। देखो, जो ईएमएफ हो किसके प्रोपोर्शनल है? बी के। जैसे जैसे बी बढ़ेगा ई भी बढ़ेगा, बी कम होगा ई भी कम होगा। ठीक है। जो न्यूमरेटर में रहता है वो प्रोपोर्शनल में रहता है, जो डिनोमिनेटर में रहता है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल में रहता है। ठीक है। तो ये हो गया डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैसे बोलेंगे? इट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सिंपल लैंग्वेज में बोलो, बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। इट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर प्लेस्ड इन स्टडी मैग्नेटिक फील्ड। जब स्टडी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को हम रोटेट करते हैं, उस कंडीशन में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, वही डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है। कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो। सर हाँ बोलो बच्चे। सर ये एक बार और बताइए सर ये। देखो बच्चे, इसमें कुछ है नहीं वैसे। इसमें सिर्फ इतना सा बोला है मैंने कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो कांस्टेंट है। देखो, जैसे ये एन पोल से निकल रहा है, एस पोल पे जा रहा है, ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। और उस फील्ड में यदि मैं किसी कंडक्टर को मोशन करवाऊंगा, तो उस कंडीशन में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, वही डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाएगा। क्लियर है? जी बोलो जरा, सर। तुम बोलो जरा। जब किसी बोलते जाओ, जब किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में, बोलो बच्चे मेरे साथ साथ बोलो, मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको रिपीट करो। जब किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में, जब किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में ईएमएफ इंड्यूस कराते हैं। हाँ अरे बच्चे, मैं जो बोल कंडक्टर रहा को हूँ रोटेट। साथ साथ यस सर। बोलो। मैं सर। रुको ऋषि, शांत रहो जरा अभी। हाँ बोलो आदित्य, साथ साथ बोलना, ठीक है? जब किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को कंडक्टर को मोशन करवाते हैं, मोशन कराते हैं, तब तब जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसी उसे ही डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। उसे ही डायनेमिक ईएमएफ इंड्यूस कहते हैं, है ना? हाँ बोलो जरा। हाँ रिपीट करो, बोलो आदित्य। यस सर। हम्म। यस सर। जब किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रोटेट कराते हैं, तो उसके थ्रू जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसी को डायनेमिकली बस बस खत्म हो गया, बस बोलते इतना हुआ। और हैं। यस गुड। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, क्लियर? अब बड़े आगे। अब देखो, अब जो अगला पॉइंट ये है कि डायरेक्शन ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन मुझे ऑब्टेन करना है, तो कैसे होगी? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन मुझे फाइंड आउट करना है, तो कैसे पता करूंगा मैं? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से मैं फाइंड आउट करूंगा। देखो क्या हो रहा है, ये परमानेंट मैग्नेट है, इस परमानेंट मैग्नेट में एक कंडक्टर प्लेस्ड है। तो जब मैं इसे मोशन करवा रहा हूँ, जब मैं इसे मोशन करवा रहा हूँ, तब इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। जब इसे मैं मोशन करवा रहा हूँ, तब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में मैं मोशन करवा रहा हूँ, वो ये थंब रिप्रेजेंट करेगा उस डायरेक्शन को।
मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन को ये 4 फिंगर रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो मिडिल फिंगर है वो किस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है या किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं डायरेक्शन, ईएमएफ की डायरेक्शन फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये डायग्राम देखो, ये जो सेकंड डायग्राम है ये बहुत अच्छे से बता रहा है, ये डायग्राम बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। ये ये मेरा एन पोल है, ये एस पोल है, इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। ये डायग्राम बेटर है। ये एन पोल है, ये एस पोल है। एन पोल से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन निकल रही है और एस पोल में जा रही है, और जो कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फ्लक्स के मिडिल में है, और जो मैं इसे रोटेट करवा रहा हूँ, ये जो थंब के डायरेक्शन में मैं इसे रोटेट करवा रहा हूँ, इस थंब के डायरेक्शन में इसे मैं मोशन करवा रहा हूँ, और ये फिंगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन को शो कर रहा है। तो जो करंट फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, या जो ईएमएफ की पोलरिटी रहेगी वो इस प्रकार से रहेगी। ठीक है, क्लियर है। और जो दूसरा ईएमएफ का टाइप है वो है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। दूसरा टाइप क्या है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कंडक्टर स्टैटिक पोजीशन में है, कंडक्टर के नेचर के अकॉर्डिंग हम इसका नाम दे रहे हैं। बच्चों 1 मिनट, ठीक है बच्चों, टाइम हो गया हमारा, है ना, तो अब अटेंडेंस देते हैं।